मुझे आशा है आप सभी अच्छे से होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 23 निबंध लेखन। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। निबंध का अर्थ है बंधी हुई रचना। इसका एक एक वाक्य का आपस में संबंध होता है। प्रत्येक वाक्य एक भाव अथवा विचार की कड़ी होता है। निबंध में लेखक के ज्ञान और अनुभवों की अभिव्यक्ति है। प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से निबंध तीन प्रकार के होते हैं। पहला है वर्णनात्मक, दूसरा है विवरणात्मक और तीसरा है भावात्मक। है यहाँ पर उदाहरण स्वरूप कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, उनका अध्ययन कीजिए। पहला है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। इसके ऊपर हमको क्या करना है, पूरा निबंध लिखना है। चलिए पढ़ते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और गणतंत्र राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन सबसे बड़ा देश है और भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है, परंतु चीन एक साम्यवादी देश है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हमारे दो सबसे बड़े राष्ट्र पर्व हैं, जो कि लंबी दास्तां और शोषण के पश्चात भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। 20 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना। इसी दिन इसका अपना संविधान लागू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस महान गणतंत्र में प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। 26 जनवरी का दिन ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया, इनका भी एक अत्यंत रोचक इतिहास एवं कहानी है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। उसमें रावी नदी के तट पर विशाल जनसमूह के सामने स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की थी, हम भारतवासी आज स्वतंत्र हैं। ब्रिटिश सरकार को हम अपनी सरकार नहीं मानते। यह यदि ब्रिटिश शासक अपनी खैरियत चाहते हैं तो यहाँ से चले जाएं। हम आखिरी दम तक भारत की आजादी के लिए लड़ते रहेंगे और अंग्रेजों को चैन से नहीं बैठने देंगे। इस घोषणा ने भारतीयों के हृदय में नवीन स्फूर्ति एवं उत्साह का संचार कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष तीव्रतर होता गया। भारतीय अपने संकल्प पर दृढ़ थे, वे हिमालय के समान अड़िग बने रहे। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता का सूर्योदय हुआ। 26 जनवरी 1929 से लेकर 15 अगस्त 1943 तक भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति में 18 वर्ष का समय लगा। अतः 26 जनवरी 1950 का ऐतिहासिक दिन गणतंत्र के रूप में सारे देश में विशेष उमंग, उत्साह, हर्षोल्लास और अनुष्ठान के साथ मनाया जाता है। इस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कार्यालय, बाजार, औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि सभी बंद रहते हैं। सारा राष्ट्र उत्सव की चहल पहल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मौज मस्ती में जैसे डूब जाता है, परंतु प्रमुख और सबसे भव्य कार्यक्रम भारत की राजधानी दिल्ली में होते हैं। 20 जनवरी को प्रातः सर्वप्रथम प्रधानमंत्री इंडिया गेट जाकर अमर जवान ज्योति स्मारक पर शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके बाद विजय चौक, राजपथ और इंडिया गेट क्षेत्र में जो भव्य रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, उनका वर्णन करना शब्दों की सामर्थ्य से बाहर है। सबसे पहले राष्ट्रपति जी का भव्य सवारी आती है। प्रधानमंत्री तथा सेना के तीनों अंगों के प्रमुख राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। अब राष्ट्रध्वज फहराया जाता है
उसे सलामी दी जाती है। उसके बाद प्रारंभ होती है शानदार परेड। यह दिन मुख्य रूप से गणतंत्र दिवस तो है परंतु इसके साथ ही हमारी सांस्कृतिक भव्यता, एकता और सामरिक शक्ति के प्रदर्शन का भी दिन है। इस अवसर पर निकाली गई विभिन्न झांकियां, नृत्य, गान आदि हमारी संस्कृति की विविधता, भव्यता, रंगीनी और विलक्षणता को दर्शाती है। ये बताती है कि सांस्कृतिक और भावनात्मक दृष्टि से भारत कितना संगठित और शक्तिशाली है। परेड में प्रदर्शित अस्त्र शस्त्रों और सुरक्षा बलों की परेड से हमारी सैन्य शक्ति और सामरिक तैयारियों का अच्छा दिग्दर्शन होता है। दिग्दर्शन होता है। गणतंत्र दिवस की परेड में एनसीसी के सीनियर तथा जूनियर डिवीजन की मार्चिंग दस्तों के अतिरिक्त राष्ट्रीय सेवा योजना आदि के सभी मार्चिंग दस्ते होते हैं। विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चों के मार्चिंग दस्तों को देखकर श्रोता मंत्र मुग्ध रह जाते हैं। सीमा सुरक्षा बल के जाबाज जवानों के मोटरसाइकिलों पर करतब देखकर तो दर्शक सचमुच आश्चर्यचकित रह जाते हैं। किस्में और प्रशंसा से उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंत में वायुसेना के विमानों द्वारा कलाबाजियों दर्शकों का मन मोह लेती है। तीन रंग केसरी, श्वेत और हरे रंग के गुब्बारों को जब आकाश में छोड़ा जाता है तो दृश्य इंद्रधनुषी हो उठता है। 26 जनवरी के दिन अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम भारतवासी शपथ लेते हैं कि और देश के निर्माण और उत्थान के लिए कृत संकल्प होते हैं। यह राष्ट्रीय पर्व देश के निवासियों में नया उत्साह, नया बल, नई प्रेरणा और नई स्फूर्ति भरता है। देशभक्त शहीदों को श्रद्धांजलियां अर्पित की जाती हैं। राष्ट्रपति देश के सैनिकों, साहित्यकारों, कलाकारों आदि को उनकी उपलब्धियों पर विभिन्न पदक प्रदान करते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह का समापन 29 जनवरी को सायकाल बीटिंग रिट्रीट के साथ होता है। यह कार्यक्रम विजय चौक पर सायं 4:45 पर प्रारंभ होता है और लगभग 1 घंटा 30 मिनट तक चलता है। सूर्यास्त के साथ ही इस भव्य आयोजन का समापन हो जाता है। तो समरूपी निबंध है 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस परेड। क्या तो मुझे आशा है बच्चों यह निबंध आपको समझ आया होगा। चलिए दूसरा निबंध पढ़ते हैं। दीपावली। दीपावली के ऊपर अपने भाव प्रस्तुत। दीपावली दीपों का त्योहार है। इसे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। मनुष्य ने ईश्वर से सदैव अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की प्रार्थना की। तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। दीपावली के दिन हम दीप जलाकर संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए अंधकार से मुक्त कर प्रकाश फैलाने की कामना करते हैं। इस दिन हम गा उठते हैं, जगमग जगमग दीप जले उठो, चमक उठी है रजनी काली। समस्त भारत में शरद ऋतु में दीपावली का त्योहार किसी न किसी रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कई सप्ताह पूर्व से घरों की साफ सफाई शुरू हो जाती है। मकानों की रंगाई पुताई करके सजाया जाता है। इसे हम स्वच्छता का त्योहार भी कह सकते हैं। दीपावली प्राय अक्टूबर के अंत में या नवंबर के प्रारंभ में आती है। दीपावली अत्यंत प्राचीन त्योहार है। कहा जाता है इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे। इस त्योहार का संबंध सिख धर्म और जैन धर्म के साथ भी जोड़ा जाता है। दीपावली का त्योहार लगभग 5 दिनों तक मनाया जाता है। धनतेरस से भैया दूज तक धनतेरस पर घर के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, जबकि इस दिन सोने की कोई वस्तु भी खरीदते हैं। दीपावली वाले दिन घरों में भरपूर रोशनी की जाती है और पकवान बनाए जाते हैं।
रात्रि के समय गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। रात्रि को आतिशबाजी भी की जाती है। आतिशबाजी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है। दीपावली से अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। उससे अगले दिन भैया दूज की धूम रहती है। दीपावली का पर्व हर्ष, उल्लास, प्रेम एवं एकता का संदेश देता है। दीपावली का संदेश है जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना पाए। ठीक है, इस तरह दीपावली का निबंध समाप्त होता है। आगे कुछ और निबंध है जैसे बेरोजगारी। बेरोजगारी पर विचार प्रस्तुत करते हैं। हमारा आधुनिक भारत अनेक समस्याएं जूझ रहा है, उनमें बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। राष्ट्र निर्माण में युवकों की अहम भूमिका है और यदि युवा पीढ़ी अपनी क्षमता के अनुरूप रोजगार पाने में सफल रहती है तो राष्ट्र की प्रगति बंद रहती है। 1961 से आज तक आंकड़ों को देखने से यह बात साफ उभर कर सामने आ जाती है। देश में बेकारी की समस्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। इस पर नियंत्रण पाना सरकार के लिए असंभव सा प्रतीत होने लगा है। भारत की 60% जनता गांवों में रहती है। अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत में ग्रामोद्योगों की स्थिति थी। ग्रामोद्योगों की नष्ट होने का कारण यह बना कि अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाकर उसे अपने कारखानों में तैयार करके भारत में उपयोग के लिए भेजने लगे। पर उनका देश तो सुख समृद्धि को प्राप्त करने लगा तथा हम शोषण का शिकार होने के कारण आर्थिक दृष्टि से पंगु होने लगे। इसके साथ ही देश में असंख्य कारीगरों को अपनी आजीविका से हाथ धोना पड़ा। बेरोजगारी का दूसरा प्रमुख कारण है वर्तमान दूषित शिक्षा पद्धति। अंग्रेजों ने इस शिक्षा पद्धति की शुरुआत इसलिए की कि वे इसके द्वारा कुछ पढ़े लिखे क्लर्क प्राप्त कर सके। दुख का विषय है कि वही शिक्षा पद्धति आज तक क्लर्कों की भीड़ के सिवाय कुछ उत्पन्न ही नहीं करती। आज के युवा हाथ का काम करने में शर्म महसूस करते। देश की निरंतर बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी का सर्व प्रमुख कारण है। सरकार की ओर से जो रोजगार प्रदान किए जाते हैं वे तेजी से बढ़ती जनसंख्या के सामने लड़ने हो जाते हैं। देश की बेकारी दूर करने के लिए कृषि का समुचित विकास आवश्यक है। इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण, आधुनिक बीज, खाद तथा कृषि यंत्रों का प्रबंध और सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है। हर्ष का विषय है कि हमारी सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है तथा हमने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। बेकारी के निवारण के लिए देश का औद्योगिक विकास भी आवश्यक है। हमारे देश में कृषि और औद्योगिक उत्पादन के लिए असीम संभावनाएं हैं। श्री एम.एल. डार्लिंग ने हमारे देश के संबंध में कहा है, भारत के विषय में सबसे रोचक तथ्य यह है कि उसकी मिट्टी धनी है किंतु उसके निवासी निर्धन है। इस स्थिति को देखते हुए भी हमें रोजगार के नित्य नए अवसर खोजने चाहिए। शिक्षा पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। हमारी शिक्षा व्यवस्थाएं लक्ष्य होनी चाहिए। विद्यार्थियों में आजकल जो शारीरिक श्रम के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई है उसे समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। व्यवसाय लक्ष्य शिक्षा नए लोगों में कार्य शक्ति का विकास करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी तथा इससे उनमें उद्यम की भावना का भी जागरण होगा। बेकारी की समस्या से जूझने के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगानी परम आवश्यक है, अन्यथा सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। संतोष का विषय है कि सरकार इस दिशा में जागरूक है तथा ताजा आंकड़ों के अनुसार
जनसंख्या की वृद्धि दर पर कुछ अंकुश लगा है। बेरोजगारी की समस्या वास्तव में गंभीर एवं जटिल समस्या है, जिसके निवारण के लिए अनेक उपायों की आवश्यकता है। सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की। शिक्षित बेरोजगारों के लिए जिस प्रकार से अनेक स्वरोजगार योजनाएं चलाई गई है, उनसे भी यह आशा बंधी है कि धीरे धीरे यह समस्या सुलझती जाएगी। आज के शिक्षित वर्ग ने जिस प्रकार परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया है, उससे भी बेरोजगार की संख्या नियंत्रित रूप से नहीं बढ़ने पाएगी। सरकार की उदार आयात निर्यात नीति के कारण अनेक बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। समरूपी निबंध युवा वर्ग और बेकारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी समस्या और समाधान, बेकारी की समस्या आदि। ठीक है, आओ हम सब पढ़ाएं। निबंध के अनुच्छेद की व्याख्या। रोटी, कपड़ा और मकान की भांति साक्षरता भी आज मानव की मूलभूत आवश्यकता बन गई है। कपड़ा और मकान से व्यक्ति का विकास होता है और साक्षरता से व्यक्तित्व का। मुख्यतः विकास के वर्तमान दौर में भी निरक्षरता मानव के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। जब कोई निरक्षर व्यक्ति किसी को पढ़ते हुए देखता है तो उसका मन आत्मग्लानि से भर उठता है। इसलिए यह नारा दिया गया है कि रोटी, कपड़ा और मकान, साथ साथ वो अक्षर ज्ञान है। निरक्षरता एक प्रकार का अंधापन है। ग्रंथों में कहा गया है, नास्ति विद्या सम चक्षु, अर्थात विद्या के समान चक्षु नहीं है। निरक्षरता राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। में निहित राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़पन की जड़ में निरक्षरता ही है। एक निरक्षर व्यक्ति राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं होता, वह मतदान के महत्व को नहीं समझता, धर्म एवं आर्थिक प्रलोभनों में फंसकर गलत प्रतिनिधियों का चयन कर बैठता है। गलत प्रतिनिधियों के चयन से प्रजातंत्र की सफलता संदिग्ध हो जाती है। इस प्रकार बाल विवाह, दहेज प्रथा, धार्मिक कट्टरता, छुआछूत आदि सामाजिक बुराइयां निरक्षरों में ज्यादा पाई जाती है। निरक्षरता देश के आर्थिक विकास में भी बाधक है। एक निरक्षर किसान खेती के वैज्ञानिक तरीकों से विघ्न रहता है। निरक्षरता उन्मूलन के लिए सरकारी स्तर पर काफी प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा पर काफी बल दिया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय की संख्या बढ़ाई जा रही है एवं उनमें अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन हो, इसके लिए विद्यालयों में मुफ्त भोजन एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। नई शिक्षा नीति के तहत 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य घोषित किया गया है। रोडों को साक्षर बनाने के लिए रात्रि पाठशाला की भी व्यवस्था की गई है। साक्षरता के विकास में सबसे बड़ी बाधा है ब्राह्मणों की प्रवृत्ति। जिसके अनुसार ग्रामीण अभिभावक अपने बच्चों को आय का साधन मानते हैं तथा वे उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं देना चाहते जो उनको उचित रोजगार ना दे सके। इसके अतिरिक्त बच्चों का पढ़ाई के बीच में विद्यालय छोड़ देना साक्षरता में बड़ी बाधा है। इसके लिए विद्यालय में बच्चों का आकर्षण पैदा करने के लिए सरकार द्वारा देश में मिड डे मील योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जा सके। अभियान के द्वारा बच्चों को मुफ्त में किताबें भी वितरित की जा सके ताकि उनमें पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा हो सके तथा उनके गरीब अभिभावकों पर बोझ न पड़े। उल्लेखनीय है कि आज भारत के 19% प्राथमिक स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक है। यही कारण है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे देश में साक्षरता का प्रतिशत मात्र 64 है। हम सबके लिए चिंता का विषय है।
निरक्षरता रूपी राक्षस के समूल विनाश के लिए सिर्फ सरकारी प्रयास ही यथेष्ट नहीं है, अपितु देश के सभी साक्षरों को भी प्रभावकारी भूमिका निभानी होगी। एक साक्षर भाई बहनों को यह प्रयास करना चाहिए कि वे कम से कम 10 निरक्षरों को साक्षर बनाए। आगे है, दीप से दीप जले 1 से 10 पर। साक्षरता अभियान एक अत्यंत पवित्र कार्य है जिसमें प्रत्येक युवा को अपना योगदान देना चाहिए। पढ़े लिखे युवक युवतियों को उन बच्चों की दयनीय स्थिति पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। गरीबी तथा अभावों में या तो विद्यालयों में प्रवेश लेने का अवसर ही नहीं मिलता या बीच में ही छूट गया। हम सभी का कर्तव्य है कि हम साक्षरता अभियान में हर संभव सहायता प्रदान करके भारतवर्ष में निरक्षरता का समूल नाश करने का बेड़ा उठाएं और इस कलंक को सदा के लिए मिटा दें। समरूपी निबंध भी है, जैसे निरक्षरता एक अभिशाप है, प्रगति है देश की तभी। दूसरा है, जब साक्षर होंगे हम सभी, इन सभी का भी यही रूप है। ठीक है, आगे है शिक्षा में खेल कूद का महत्व। पढ़ते ही से मानव संसार की उत्कृष्ट कृति है, इसमें चिंतन की शक्ति है जिसके द्वारा यह प्राचीन काल से सब पर शासन करता आया है। आज प्रकृति भी इसके सामने नतमस्तक है। संसार के संपूर्ण ऐश्वर्य के पीछे मानव मस्तिष्क के विकास का इतिहास अंतर्निहित है, लेकिन यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि केवल मस्तिष्क का विकास है, मस्तिष्क के साथ साथ शारीरिक शक्ति का होना भी अनिवार्य है। अतः मस्तिष्क के विकास के लिए जहाँ शिक्षा की आवश्यकता है, वहीं शारीरिक विकास के लिए खेल कूद भी अनिवार्य है। विद्यालयों में स्काउट मास्टर, एनसीसी आदि शिक्षकों की नियुक्ति इसलिए की जाती है ताकि बालक अपनी रुचि के अनुसार कूद करके अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सके। जो क्रिया हमारे शरीर को ओजस्वी, मजबूत एवं मन को प्रसन्न बनाती है उसे हम खेल-कूद कह सकते हैं। खेलों की भी कई प्रकार होती हैं, जैसे बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, दौड़ आदि। खेलों को खेलने के लिए हमें बड़े मैदान की आवश्यकता है। इन खेलों को खेलने से हमारे शरीर में वृद्धि नहीं होती, अपितु शरीर मजबूत और सुदृढ़ बनता है। इसके साथ ही शरीर में रक्त संचार होता है। खेलों से मनुष्य में आत्मनिर्भरता आती है, उसका मनोबल बढ़ता है। खिलाड़ी केवल अपने लिए नहीं खेलता बल्कि पूरी टीम के लिए खेलता है, क्योंकि पूरी टीम की जीत उसकी जीत, पूरी टीम की हार उसकी हार होती है। इससे उसमें खेल भावना का विकास होता है, साथियों के लिए स्नेह तथा मैत्री की भावना का विकास होता है। स्वस्थ शरीर ही मन का आधार होता है। संबंध में कहावत है, तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। शरीर स्वस्थ होगा तभी मन भी काम करेगा। शरीर से कमजोर व्यक्ति रोगों से ग्रस्त होता है एवं मानसिक रूप से चिड़चिड़ा होता है। जो कुछ याद करता है, पढ़ता है, उसे शीघ्र भूल जाता है, अतः शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाता है। शतरंज, कैरम, लूडो आदि खेल मानसिक तौर पर लाभदायक होते हैं, अतः इन खेलों को खेलने के साथ साथ क्रिकेट, हॉकी, टेनिस आदि खेल खेलने अति आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा की शिक्षा पंगु है। केवल रात दिन किताब पर दृष्टि गड़ाए रखने वाले विद्यार्थी जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। इसके अभाव में अन्य सभी गुण व्यर्थ सिद्ध हो जाती है। यहाँ तक कि मानव की सभी गुण तप, त्याग और अहिंसा भी शक्ति के अभाव में व्यर्थ है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, अर्थात शरीर की बलिष्ठता के साथ साथ खेलों से मनुष्य में क्षमाशीलता, दया, स्वाभिमान, आज्ञा पालन, अनुशासन आदि
अनेक गुणों का समावेश होता है, जिससे विद्यार्थी तो खेलों के बल पर ही ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मस्तिष्क कितना ही सबल क्यों न हो, चलना तो पैरों से ही है। राष्ट्रीयता एवं अंतरराष्ट्रीयता की भावना का भी उदय होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले खेलों के आधार पर खिलाड़ियों को भी विश्व भ्रमण का सुअवसर मिलता है। खेल सदा खेल की भावना से खेले जाने चाहिए। कभी कभी खेलों के कारण ईर्ष्या, द्वेष, गुटबंदी एवं सुस्ती, स्पर्धा की भावनाएं बढ़ने लगती है, तो बड़ी हानिकारक है। अतः शिक्षा एवं क्रीड़ा में समन्वय की नितांत आवश्यकता है। आधुनिक संसार में शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के साथ खेल के महत्व को स्वीकार कर लिया गया है। कॉलेज एवं महाविद्यालयों में खेल सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। यदि भविष्य में सुयोग्य नागरिक एवं शिक्षित व्यक्ति का निर्माण करना है तो शिक्षा में खेल की उपेक्षा न करके उसको व्यावहारिक रूप से बढ़ावा दिया जाए। इंटरनेट की सुविधा। इंटरनेट दुनिया भर में फैला कंप्यूटरों का एक संजाल नेटवर्क है। ज्ञान व सूचनाएं भौगोलिक एवं राजनीतिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए अनवरत प्रवाहित होती रहती है। इस संजाल में कुछ ऐसे कंप्यूटर भी होते हैं जो सर्वदा सक्रिय ऑन रहते हैं और कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर ऑन जाते हैं, तो खोले जाते हैं। वह संजाल उन्हीं कंप्यूटर के द्वारा चलता है। तो सर्वर कहते हैं। जब हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो इन्हीं में से किसी एक सर्वर से अपने कंप्यूटर का संबंध स्थापित करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह कहना अनुचित ना होगा कि इंटरनेट आधुनिक विश्व के सूचना विस्फोट क्रांति का आधार है। जिस शहर में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है वह शहर सूचना के सुपर हाईवे का हिस्सा है। इंटरनेट सभी संचार माध्यमों का समन्वित नया रूप है। पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलीविजनों ने सूचनाओं के आदान प्रदान के रूप में जिस सूचना क्रांति का प्रवर्तन किया है, आज इंटरनेट के विकास के कारण वह विस्फोट की स्थिति में है। इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान एवं संवाद आज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पलक झपकते संभव हो चुका है। नेट पर आज पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, रेडियो के चैनल उपलब्ध हैं और टेलीविजन के लगभग सभी चैनल उपलब्ध हैं। इंटरनेट के विश्वव्यापी पर सुगमता से अद्यतन सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त यदि हमारे पास कोई ऐसी सूचना है जिसे हम संपूर्ण दुनिया में प्रसारित करना चाहें तो हम घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से वैश्विक स्तर पर विज्ञापन कर सकते हैं। आज विश्व के अधिकांश विश्वविद्यालय विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का संचालन इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं। इंटरनेट की विश्वव्यापी संजाल के माध्यम से विश्व के दूसरे छोर पर स्थित पुस्तकालय से जुड़कर किसी विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आज इंटरनेट पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए या अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाइए। देश विदेश की ताजा समाचार, मौसम संबंधी जानकारी कीजिए या होटल की बुकिंग करवाइए, का टिकट लीजिए या बिल चुकाइए। दूर बैठे लोगों से संपर्क कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनकी फोटो देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए। देश में कहीं दाखिला लेना हो तो यहाँ से फॉर्म भेज दीजिए। मनोरंजन और ज्ञान का इससे अच्छा साधन और क्या हो सकता है, मगर इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। वायरस डालकर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जो मस्तिष्क अच्छे शोध कार्यों में लग सकते हैं वे गलत दिशा में भी बढ़ सकते हैं। विभिन्न गुप्त जानकारियों को हासिल कर लिया जाता है
जो देश या किसी संस्था के लिए हानिकारक हो सकती है, इसके माध्यम से अफवाहें फैलाई जाती हैं, धमकियां दी जाती हैं, अश्लीलता को बढ़ावा इसके माध्यम से मिल रहा है। यह सामाजिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वह इसका घंटों प्रयोग करते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो क्या इंटरनेट की दुनिया से हमें भाग जाना चाहिए या इसका कोई और उपाय है? यदि इसका उपयोग नियंत्रित हो और समझदारी से किया जाए तो इसके लाभ हमें निश्चय ही समृद्ध करेंगे। बताओ बच्चों, आपने क्या सीखा? हमने सीखा जो हमें निबंध का टॉपिक दिया गया है, हमें उसके ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं और उसे एक पैराग्राफ के रूप में लिखना होता है। ठीक है, मुझे आशा है कि यह बात आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।